सारे काम होते हुए हमारे लोग आज भी उन्हीं को मानसिक गुलामी से अपने काम कर रहे हैं। जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है वो बजाय काम करने के जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनके टांग खींचने का काम कर रहे हैं, तो उनको टांग खींच रहे हैं, उनसे काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि ये हमारे साथ में जो व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था हमने बड़ा उसको रख के अलग अलग जब ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं तो कहीं से निकलता भाई हमारी बेटी रोटी का व्यवहार होना चाहिए, हमारी जाति तोड़ों का आंदोलन होना चाहिए, किस तरह से जातियां टूटेंगी, किस तरह से बेटी रोटी का व्यवहार होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जब जो पुरानी बात है कि वर्ण व्यवस्था, अकेले वर्ण व्यवस्था शब्द से सारी हमारी जो कमियां हैं, सारी हमारे को दबाने का काम, हमें कुचलने का काम, इस देश को बिगाड़ने का काम सारे इस वर्ण व्यवस्था की वजह से हुआ है। तो हमें ये मानना चाहिए कि हमारे साथ जो जितना उतार चढ़ाव, जो इतना गैर बराबरी, छुआछूत, जो इतने सारे काम होते हैं, ये सभी सिर्फ और सिर्फ वर्ण व्यवस्था की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर वर्ण व्यवस्था ना हो तो हमारे साथ में शायद इस तरह का काम ना हो, क्योंकि हमने काफी सोच के कि भाई इस व्यवस्था को ही अगर एक पाप का रूप दे दिया जाए, इसमें कोई अलग से कानून बना लिया जाए कि अगर इसको कोई इस्तेमाल करेगा तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। अदरवाइज जो चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। अभी आप बार बार देखेंगे बहुत सारे 75 साल के बाद भी अभी इतनी बुरी हालत है कि कोई लोग समझने को तैयार नहीं। बाबा साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से हमें समझाया कि इस वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए पहले हमें उस व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारे लोगों का ये हाल है। यानी इतना जबरदस्त उन्होंने, अगर एनिलेशन ऑफ कास्ट आप लोगों ने पढ़ी होगी तो बड़ा सीधा कहा कि भाई हमें इसको आगे बढ़ने के लिए पहले वेद शास्त्रों को खत्म करना पड़ेगा, वेद शास्त्रों की बात खत्म करनी पड़ेगी, तभी हम लोग आगे जा पाएंगे। क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो व्यक्ति है, जो हमारा बहुजन उस जगह कि हमारे आज अगर बुजुर्ग से भी बात करेंगे तो वो कह रहे हैं हाँ जी होती आ रही है, पीछे से चलता आ रहा है। तो जब तक हम उस व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं। पिछड़ी व्यवस्था है जिसके व्यवस्था के कारण हम लोग दबे हुए हैं, हमें उस व्यवस्था को जब तक खत्म नहीं कर पाएंगे हमें उन वेद शास्त्रों को हमें उन्हें साइड करना चाहिए और हमें आगे निकलना चाहिए, एजुकेशन की बात करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग अलग अलग संस्थाओं में काम कर रहे हैं। और आज जो स्थिति है, जो ये हमारे जो काउंटर फोर्सेस हैं, जो लोग सड़कों पे आ रहे हैं या दोबारा से उस स्थिति लाने की बात कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि जो 75 सालों में हमारे समाज ने जितना अपने आप को डेवलप किया है, जितने आगे बढ़े हैं, अभी वो लोग उससे डरने लग गए हैं, उससे थोड़े मिलाए हुए हैं, इसलिए अपनी चाल को वो और लंबी बात कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा कि जो लोग ये बोलते हैं कि भाई अभी तक क्या हुआ है, या कुछ लोगों का इतना नकारात्मक रवैया है, वो कहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, इस देश में कुछ नहीं होने वाला। मेरे बहुत पुराने साथी यहाँ सामने बैठे हुए हैं, जब इस देश में उसमें मौर्य जी के बाद में काशीराम जी ने जब कदम रखा, जब काशीराम जी ने कदम रखा तो ये पूरी तरह से वचन था, पूरा खाली था मामला, कुछ नहीं था। जैसे उन्होंने रखा और एक जो यह सरकार काम कर रही थी उसको लगा कि हम अभी पीछे जाने वाले हैं, अभी ये लोग सबको हड़प के ले जाएंगे। जैसे ही आगे कदम आने लगा तो आप देखेंगे कि कांग्रेस सरकार ने जो इतने टाइम से सत्ता में थी, तुरंत उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। नौकरियों में आरक्षण में काफी तेजी आई, हमें राष्ट्रपति मिले, एक नहीं अभी दो हमें राष्ट्रपति मिले, हमें मंत्रियों की हमारी पदोन्नति हुई, कई मंत्री आए। और सिर्फ ये उसी का दबाव था कि अगर कांशीराम जी का यहाँ मूवमेंट नहीं चला होता, काम से अपने काम नहीं किया होता, तो यहाँ इस देश में दो राष्ट्रपति नहीं आए। बहुत लोग अपने तरीके से बात है, वो लोग पैमाना मांगते हैं, भाई बताइए कौन सा पैमाना है आपका कि क्या बढ़ोतरी हो गई है। उनका पैमाना एक ही है कि भाई बताइए हमारी जेब में कितने रुपए आए हैं। रुपए तो जो दिलाने वाले हैं वो तो आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, आपको मूर्ख बना के अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों
ये वर्ण व्यवस्था के लिए हमें अभी और थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा और हमें अपने अभी जो परंपरा चली आ रही है वर्ण शास्त्रों की, उसे हमें खत्म करके आगे निकलना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है समान संपत्ति में ब्याज अधिकार। इस देश में आपने देखा होगा और बहुत सारे लोगों का जो अर्थशास्त्री है उनका बड़ा उन्होंने साफ लिखा है, हम करना होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई इसके लिए मुहिम बने, पब्लिक सामने आए, तो हम लोग सड़कों पे काम करें, सरकार के नुमाइंदों को हम दें, क्योंकि लिखित में वो नहीं मान रहे। हमने बहुत लेटर सबको दे दिए, विपक्ष वालों को भी और पक्ष वालों को भी, पर कोई किसी भी लेटर का कोई जवाब देने को तैयार नहीं। इसलिए उससे भी हमारा फायदा नहीं हो रहा। हमें इसकी एक पब्लिक मुहिम बनानी पड़ेगी, तभी इसका काम होगा। तो अगर वो ऐसा हो जाता है तो उसकी इतना अमाउंट बनता है हमारे पास में कि हमारी सरकार बिना किसी लागत के ऐसे सारी गरीबी, सबको शिक्षा, सबका रहने के लिए मकान, सारी जगह हमारी वही जगह निकल जाती है। उसके बाद हमारा जीएसटी का अरबपति टैक्स। जीएसटी ऐसा टैक्स है भिखारी पे भी, आपके कफन पे भी, बीड़ी पीने वाले पे भी और दारू पीने वाले पे भी, सभी पे टैक्स है। जिस आदमी ने अभी तक कुछ कमाया नहीं है वो पहले टैक्स देके फिर कुछ खरीदता है। अभी तक यही नहीं पूरे देशों में कि भाई जितनी आपकी इनकम है उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। एक लिमिट रख दी जाती है कि अगर इतने लाख रुपए तक आप इसको कमाते हैं तो आपका ये फ्री होगा, उसके बाद आपके टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। उसका परसेंटेज बना होता है, इतना परसेंटेज बनेगा जो यहाँ भी लागू है। वहां ठीक लगता है कि आपने ज्यादा कमाया तो डेफिनेटली आपके ऊपर टैक्स लगेगा, पर यहाँ इतना अंधाराज बना दिया है कि आप अभी माचिस भी खरीदने जाएंगे तो आपको टैक्स लगेगा, बच्चे के लिए दूध खरीदने जाएंगे तो आपका टैक्स लगेगा। तो इससे खतरनाक टैक्स क्या हो सकता है? आपकी डेली की इनकम नहीं है, एक गरीब आदमी मजदूरी करके आ रहा है, वो बच्चे के लिए दूध खरीद रहा है, पहले उसे टैक्स देना पड़ेगा, बाद में वो दूध लेके आएगा। तो इससे ज्यादा भयंकर कोई टैक्स प्रणाली हो नहीं सकती इस देश में, इससे ज्यादा कोई अंधा कानून हो नहीं सकता। तो इसको भी हमने इसलिए लिया है कि भाई इस पे बजाय जो लोग अरबपति लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाए, वेल्थ टैक्स लगाए, तो यह सरकार का काम चलेगा। यहाँ सरकार लगा रही है गरीबों के ऊपर टैक्स, तो गरीब कौन है? बहुत सारे लोग जब समाज में जाते हैं तो वो कहते हैं इससे आपका क्या लेना देना, ये सरकार का काम है। अरे भाई सरकार का काम है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हमारा 85% वर्ग है, जब 85% आपका वर्ग है तो सरकार आपकी है, देश आपका है, तो सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है? सबसे ज्यादा टैक्स तो वो लोग दे रहे जो ज्यादा है। तो हमारा ये मानना है कि ये सारे टैक्स ये खत्म होने चाहिए इस तरह के, और उसी तरह से जो अरबपति हैं, जो मैंने पहले भी बताया कि भाई इसके ऊपर वेल्थ टैक्स लगा के हमारे सरकार का काम चल सकता है, तो हमें वो तो उस तरह से हमें काम करना है। उसके बाद ये MLPR हमारा इसके ऊपर भी है बड़ा सीधा कि भाई इसमें जो हमारा ये चुनाव प्रणाली है, बिल्कुल जिसका जितना प्रतिशत आए, अभी क्या हो रहा है कि मेजोरिटी से सरकार बनेगी, जितने जिसके MP MLA आएंगे उस तरह से वो सरकार पे सत्ता करेंगे। और जो बाबा साहब का मानना था कि भाई हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऐसा कानून हो कि जिसमें हमारा भी रिप्रेजेंटेशन हो, वहां से अंग्रेज सरकार ने दिया, पर किसी कारणवश यहाँ से जो लोगों के साथ वो आप सभी लोग जानते हैं बाबा साहब को वापस करना पड़ा। तो उसमें अगर वो होता है हमारा भी उसका रिप्रेजेंटेशन हो तो प्रोपोर्शनेट इसके हिसाब से हो, तो अगर हमारे पास में 10% वोट भी अगर आते हैं तो डेफिनेटली हमारे 10 MP MLA होने चाहिए, 10% होने चाहिए। ये हमारी मांग है, इस तरह से हम करना चाहते हैं। और उसके बाद रहता है MLPR की गारंटी, MSP की गारंटी। हमारा देश में जितना किसान वर्ग है, जब अब हमारे समाज कहते थे हम कितने किसान हैं, हम तो बड़े कम संख्या में। भाई किसान के पास में जो नौकरी करते हैं, जो उनकी मजदूरी करते हैं, या जो छोटे किसान हैं, वो तो सारा हमारा ही वर्ग है। तो अगर उनको अच्छा दाम मिलेगा मार्केट में तो वो इधर उधर नहीं जाएंगे और उनका भी भरपेट अपना घर चल सकेगा। अभी क्या हो रहा है, वो किसान मेहनत करता है, बहुत मेहनत करके अपनी फसल उगाता है और वहाँ उसको औने पौने दाव में देना पड़ता है। उसके बीच का जो माल है, माल खाने के लिए वो जो वहाँ बीच के व्यापारी हैं